Assalamu alaikum. 10th class. Today we are going to start our fifth lecture of the chapter number 8. The name of chapter is Biotechnology. The topic is Achievements of Genetic Engineering. अचीवमेंट्स कहते हैं किसी भी कामयाबी को। अब हमने इस लेक्चर में ये बात करनी है कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इंसान ने किस किस फील्ड में कामयाबी हासिल कर ली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहली अचीवमेंट है वो है इंसुलिन। वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर एज फॉलोस। बहुत सारी कामयाबियाँ हुई हमें मेडिकल की फील्ड में, फूड इंडस्ट्री की फील्ड में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की फील्ड में। लेकिन जो मेडिकल फील्ड की सबसे बेहतरीन कामयाबी है वो है इंसुलिन। Human insulin gene was transferred into bacteria. The genetically modified bacteria became able to synthesize insulin. Diabetes are now receiving this insulin. अब होता क्या है आपको पता है, जिस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो इंसुलिन है अगर वो प्रॉपरली नहीं बन रही है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उस बंदे को डायबिटीज़ हो सकती है। अब क्योंकि नॉर्मली इंसान की बॉडी के अंदर इंसुलिन का बनना बहुत ज़रूरी है और अगर वो नहीं बनती तो ये एक एबनॉर्मल चीज़ है। जेनेटिकल इंजीनियर्स ने क्या किया, उस इंसुलिन को आर्टिफिशियली बनाना शुरू कर दिया। कैसे? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे बनते हैं कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है उसको वहाँ से लिया जाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से, प्लाज्मिड के साथ यानी कि किसी वेक्टर के साथ उसको अटैच किया जाता है और अटैच करने के बाद उसको एक जो हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर है उसको किसी एक दूसरे जानदार के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब वहाँ पे जो हमारा जीएमओ है वो तैयार होता है और एंड रिज़ल्ट में वो जो जीन्स होती हैं वो अपने एक्सप्रेशन शो करती हैं। यहाँ पे भी यही हुआ कि वो जीन जो इंसान के अंदर इंसुलिन बना रही थी, उस जीन को जेनेटिकल इंजीनियर्स ने लिया, जेनेटिक इंजीनियर्स ने, और उसको बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा दिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर वो जीन डाल दी गई। अब उस जीन ने क्या किया, आपको पता है कि 25 मिनट्स में बैक्टीरिया अपनी 200 कॉपीज़ तैयार कर लेता है। तो इस वजह से बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं और बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाए। अब इंसुलिन कम थी, शुगर की बीमारी ज़्यादा थी, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या किया, इंसुलिन को आर्टिफिशली तैयार करना शुरू कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। इंसुलिन के इंजेक्शंस ये दिखाए गए हैं आपको। इसकी कुछ टैबलेट्स भी मिलती हैं इनिशियल स्टेजेस पे। अगर आपकी जो डायबिटीज़ है वो थोड़ी इनिशियल उसके स्टेजेस हैं, शुरू शुरू के दिनों में आपको पता चल गया है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है, तो उसको टैबलेट्स देते हैं और कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको इंजेक्शन भी रिकमेंड करते हैं। सेकंड वन अचीवमेंट इज़ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, मैंने आपको बताया है कि जो साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, वो अपनी वजाहत, अपना तारुफ वो ख़ुद करवाती हैं। अब हमारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सॉरी हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारे पास, इसका काम क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्रोथ करवाना। 1977 के अंदर जो एस्कर्शिया कोलाई बैक्टीरियम था, बैक्टीरियम क्यों यूज़ किया गया है, बैक्टीरियम इज़ यूज्ड फॉर सिंगल, बैक्टीरियम इज़ यूज्ड फॉर सिंगल एंड बैक्टीरिया इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल। 1977 के अंदर जो एस्कर्शिया कोलाई बैक्टीरियम था वाज क्रिएटेड, इसको पैदा किया गया एंड दैट वाज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। कुछ लोगों के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होता था, जिसकी वजह से उनके अंदर डवार्फिज्म की जो यू कैन से कि एबनॉर्मेलिटी आ जाती थी, उनके हाथ पाँव, उनकी हाइट छोटी रह जाती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जेनेटिक इंजीनियर्स थे उन्होंने एस्कर्शिया कोलाई के अंदर वो ह्यूमन जीनोम हार्मोन जो है वो बनाया, आर्टिफिशली उसको सिंथेसाइज किया, बना लिया 1977 के अंदर। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन
कब बनाया गया? तो अगर नीचे जो ऑप्शंस होंगे तो आपने बताना है कि 1977 के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो था वो बनाया गया था। और किस बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाया गया था? एस्कर्शिया कोलाई को, जिसको ई कोलाई कहते हैं, इसका एब्रीवेशन है इसकी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की टैबलेट्स और ये कैप्सूल्स हैं, ये दिखाए गए हैं। ये फिर उन लोगों को दिए जाते हैं तो उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो नॉर्मल हो जाती है। थर्ड वी हैव थाइमोसिन। So what is thymosin? Thymosin is also a hormone which may prove effective against brain and lung cancer. Has been produced by genetically modified microorganisms. Microorganisms को यूज़ करके एक दूसरा हार्मोन बनाया गया जिस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्रेन और लंग कैंसर में इफ़ेक्टिव होता है। अगर दिमाग में या जो फेफड़े हैं वहाँ पे सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, आई मीन कैंसर हो जाता है, तो उस कैंसर से बचने के लिए एक हार्मोन बनाया गया जिस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। और थाइमोसिन की यहाँ पे जो स्नैप है वो लगाई है मैंने। थाइमोसिन हार्मोन देखने में कुछ ऐसा लगता है अगर आप उसको ऑब्जर्व करें। ये मेन हार्मोन है, थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है। इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स क्या सेल्स कौन से होते हैं? ये वाइट ब्लड सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो थाइमोसिन का क्या काम होता है? इंसुलिन सॉरी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, सो दैट के वो जो पर्सन है वो डिफेंड कर सके अगेंस्ट लंग और ब्रेन कैंसर। नेक्स्ट वी हैव बीटा एंडोर्फिन। बीटा एंडोर्फिन क्या है? एक्चुअली बीटा एंडोर्फिन इज अ पेन किलर। बीटा एंडोर्फिन ए पेन किलर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन। ब्रेन ही इसको प्रोड्यूस करता है। हैज़ आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी को या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को यूज़ करके एक पेन किलर बनाई जाती है। एक्चुअली ये पेन किलर ब्रेन बनाता है, लेकिन किसी वजह से अगर ब्रेन नहीं बना पा रहा या उस बंदे में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई है और जो बीटा एंडोर्फिन की प्रोडक्शन है वो कम है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी नहीं है, तो बीटा एंडोर्फिन पेन किलर को आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अचीवमेंट इज वैक्सीन। सो व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन इज अ मेडिसिन that is used बिफोर द अटैक ऑफ एनी डिजीज़। किसी भी बीमारी का हमला होने से पहले उसकी दवाई कर लेना, अपने आप को मेंटली फिज़िकली उसके लिए प्रिपेयर कर लेना वैक्सीन कहलाता है। मिसाल के तौर पे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। अभी वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो नहीं हुआ होता, पोलियो की बीमारी उनको नहीं हुई होती, लेकिन उनको वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन होती क्या है? एक्चुअली ये वीकेंड जर्म्स होते हैं, उसी बीमारी के कमज़ोर पैथोजेंस होते हैं जो बीमारी फैला सकते हैं, लेकिन अभी वो कमज़ोर होते हैं या किल्ड होते हैं। उनको बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन और ड्रॉप्स और वट। अब वहाँ पे वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उस जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर एक फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो वो अपने लिए वहाँ पे उसकी एक फ्रेंडशिप वाला जब इन्वायरमेंट बना लेते हैं, तो जब रियल वाले जो जर्म्स होते हैं बीमारी वाले वो आते हैं तो उनके साथ वो फाइट करते हैं और उनको भगा देते हैं। तो वैक्सीन एक्चुअली बीमारी से पहले दी जाती है। जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस्ड अ सेफ वैक्सीन अगेंस्ट द फुट एंड माउथ डिजीज़। ये जानवरों के अंदर पाँव और मुंह की कुछ बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए जेनेटिक इंजीनियर्स ने बहुत ही महफूज तरीन वैक्सीन तैयार कर ली है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह मैनी वैक्सीन्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ह्यूमन डिजीज़ सच एज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ भी एक वैक्सीन तैयार कर ली है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप हेपेटाइटिस बी से महफूज रहें तो आप उसकी वैक्सीन पहले से करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है ये, उसके आई थिंक इंजेक्शंस हैं। नेक्स्ट इंटरफेरोन्स। नेक्स्ट जो अचीवमेंट है वो है इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स के बारे में हम लोगों ने लेक्चर 1 में भी पढ़ा था कि दीज आर एक्चुअली एंटीवायरल प्रोटीन्स।
ऐसी एंटीवायरल प्रोटीन्स जो कि सेल्स उन सेल्स से ली जाती है जिन सेल्स को वायरस इन्फेक्ट कर चुका होता है, जिन सेल्स को वायरस बीमार कर चुका होता है। इंटरफेरोन्स आर एंटीवायरल प्रोटीन्स produced by cells infected with viruses. In 1980, interferon was produced in the genetically modified organisms for the first time. 1980 के अंदर इंटरफेरोन को सबसे पहले GMO से लिया गया था, इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया था। ये एक्चुअली एंटी वायरल प्रोटीन्स होती हैं। एंटी मतलब किसी चीज़ के खिलाफ, वायरल वायरस के खिलाफ, और क्योंकि ये प्रोटीन इन नेचर होती हैं सो इनको इंटरफेरोन्स कहा जाता है। इंटरफेरोन्स एंटी वायरल प्रोटीन्स होती है और इनको ऐसे सेल्स में से लिया जाता है, गेन किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है जो कि हमारे पास वायरस से इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूरोकाइनेज। आई थिंक सो कि मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ पहले कि जिस भी टर्म की एंड पे एज आ जाए ना, ASE एज, इट मीन्स कि वो एंजाइम है। The enzyme urokinase, which is used to dissolve blood clots, have been produced by genetically modified microorganisms. GMO को यूज़ करके हम लोग एक एंजाइम बनाते हैं, हमसे मुराद जेनेटिक इंजीनियर्स। तो उस एंजाइम का नाम है यूरोकाइनेज और इसका काम क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट्स को ख़त्म करता है। आपको पता है कि जब भी हार्ट अटैक होता है या कोई भी और ब्लड की जो डिजीज़ हैं वो होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो क्लॉट्स बना लेते हैं। क्लॉट्स किसको कहते हैं, लोथड़े को। खून जमना शुरू हो जाता है, वो क्लॉट्स उसके बन जाते हैं, नालियों के अंदर रुकावट आ जाती है। तो उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए एक एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसका नाम है यूरोकाइनेज, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये उन क्लॉट्स को डिज़ोल्व कर देते हैं, हल कर देते हैं, ताकि ब्लड की सप्लाई जो है वो नॉर्मली होती रहे। नेक्स्ट वी हैज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें अगर कोई कट वगैरह लग जाता है, कोई ज़ख्म आ जाता है, तो नॉर्मली वो जो हमारे पास ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होती है। नॉर्मली वो हो जाती है लेकिन हीमोफीलिया में ये नहीं होती है। नाउ इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू मॉडिफाई जीन्स इन द ह्यूमन एग सेल। अब उन्होंने कहा है कि ऐसी भी जीन्स ऐसा भी पॉसिबल हो चुका है कि जब ह्यूमन सेल बन रहा है रिप्रोडक्शन से पहले, तो उसकी सेल के अंदर ही जाके उन जीन्स को ख़त्म कर दिया जाए जो कि हीमोफीलिया की वजह बन रही हैं, और उनकी जगह पे कोई नई जीन्स इंसर्ट कर दी जाए। दिस कैन लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया। तो इसकी वजह से हीमोफीलिया वाले जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है। ऊपर वाला बेटा अगर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है वो एक नॉर्मल हेल्दी ब्लड सेल है। एक पहले नॉर्मल ब्लड वेसल थी, उसमें थोड़ा सा कट लगा, अगले स्टेप में वो दोबारा से क्लॉट बन गया, वहाँ पे खून जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप होगी। लेकिन हीमोफीलिया वाले सेल में क्या हुआ कि ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है, और इस होती रहने की वजह से, ब्लीडिंग होते रहने की वजह से क्या होता है कि ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है बंदे के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड डिजीज़। Genetical engineering techniques can be used to cure blood diseases like thalassemia and sickle cell anemia. थैलासीमिया खून की कमी वाली बीमारी होती है जिसमें बोन मैरो में प्रॉब्लम होता है और उन बंदों को खून की कमी होती है, खून उनकी बॉडी में नहीं बनता, सो उनको आर्टिफिशियली ब्लड लगाया जाता है। और सिकल सेल अनीमिया भी ये ब्लड एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि जो जीन्स होती हैं ना, प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। मतलब अमीनो एसिड 1 2 3 4 नंबर वाली नॉर्मली होती हैं, अब 3 नंबर वाली अगर 2 नंबर वाली अमीनो एसिड की जगह ले लेगी तो उसकी वजह से एक खून की बीमारी होगी जिसको हम लोग सिकल सेल अनीमिया कहेंगे। अनीमिया वैसे खून की कमी को कहते हैं। नॉर्मल जीन्स कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द बोन मैरो। अब बोन मैरो में क्योंकि प्रॉब्लम है सारा, बोन मैरो हड्डी का गूदा, वो जो मिक होती है हड्डी के अंदर, वहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं ना, तो अब वहाँ पे क्योंकि ब्लड सेल्स नहीं बन रहे तो वहाँ पे ऐसी जीन्स इंसर्ट